हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का जो सेकंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी, उसका जो है हम लोग फर्स्ट 5 ईयर गोल्स प्लान्स के बारे में जाने थे कि आखिर वो कौन कौन सा वो गोल्स था जिसे लोग जो है अचीव करना चाहते थे। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, ये कैसा था हमारा एग्रीकल्चर पहले। आज हम लोग जो कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन क्या ऐसा हमेशा से ही था? क्या कॉलोनियल पीरियड में यानी कि ब्रिटिशर्स के समय में ऐसा था या नहीं था, उसे हम लोग जानेंगे। ठीक, अब इसी पर एक शायरी याद आ गया है कि कहा करते हैं ना कि जरूरी नहीं जो दिख रहा है वे वैसा ही हो। जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है वे वैसा ही हो सकता है आपके देखने का नजरिया ही सही न हो। क्या यानी कि अभी हम लोग जो देख रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में कि इंडिया जो है अभी रैंक करता है एकदम तीनों सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में खासकर सबसे नंबर 1 टॉप में आता है। लेकिन क्या ऐसा पहले भी था? खासकर ब्रिटिशर्स के समय में वो था कि नहीं था, वो तो हम लोग जान चुके हैं पहले। ठीक है, लेकिन अब इसे और अच्छा तरह से जान लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं कि कैसे कैसे लोगों ने क्या किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना ग्रोथ हुआ। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिशर्स के समय में ना तो ग्रोथ था ना ही इक्विटी था, यानी कि एग्रीकल्चर में ना तो विकास हो रहा था, जस का तस खराब जो था पहले से वह खराब ही रह गया, और ना ही इक्विटी था किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में। यानी कि इक्विटी कहने का मतलब क्या? इक्विटी कहने का मतलब जो है ये है कि लैंड जो है ना, वो लैंड लोगों के पास था ही नहीं, लोग एज ए वर्कर काम करते थे। तो लैंड वो किसके पास था आखिर, वो हम लोग समझेंगे हमारे आने वाले स्लाइड्स में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, इसी वीडियो में समझेंगे, लेकिन थोड़ा भी इंतजार तो कीजिए सर, सब्र कीजिए। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, बिल्कुल आम की तरह। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। पॉलिसी मेकर्स अब ना ही इक्विटी था, ठीक है, इतना हम लोग समझ गए ना, कि ना ही ग्रोथ था एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिशर्स के समय में, और ना ही इक्विटी था, यानी कि लैंड जो था वो लोगों के पास भी नहीं ही था। ठीक, अब वो था किसके पास, वो आगे समझ लेंगे। अब जब हम लोग का देश का आज़ादी हुआ, यानी कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, तो जो भी पॉलिसी मेकर्स जो थे, जो कि पॉलिसी बना रहे थे हमारा जो देश का जो इकोनॉमी है उसे अच्छा करने के लिए, उनको जो है इन सब इश्यूज का फेस करना पड़ा। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स फेस किए, तो उन्होंने इसका समाधान भी निकाला, सोल्यूशन भी निकला। लेकिन ये अलग बात है कि सोल्यूशन सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इसका सोल्यूशन भी निकाला था। आखिर वो सोल्यूशन था क्या, उसे हम लोग जान लेते हैं बस अभी सर। चलिए, they did through the land reforms, use of HYV seeds that had ushered in the revolution in Indian agriculture। यानी कि बात हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं क्या कि इंडिपेंडेंस हो गया, पॉलिसी मेकर्स जो है पॉलिसी बना रहे हैं। अब उन्होंने किस चीज़ पर पॉलिसी बनाना शुरू किया, तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी बनाया। ठीक है, साथ साथ HYV सीड्स लैंड रिफॉर्म्स पर, यानी कि लैंड्स को रिफॉर्म किया, चेंज किया। ठीक है, उसका ओनरशिप को चेंज किया, फिर कितना लोग उसे कितना मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड जो है उसे ऑन कर सकते हैं उसका चेंज किया। और फिर उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में खासकर HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन किया, ताकि जो है प्रोडक्शन जो है सेम फील्ड से अच्छा अमाउंट में हो सके, जो कि किसके लिए बेनिफिशियल हो, जो कि सबके लिए बेनिफिशियल हो, यानी कि ओवरऑल ग्रुप का डेवलपमेंट हो। ठीक, तो चलते हैं, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्या, अब हम लोग समझते हैं लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक, यानी कि पॉलिसी मेकर्स जो थे, जो पॉलिसी बना रहे थे, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात किया था। बस वही लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है उसे समझ लेते हैं। तो जब ब्रिटिशर्स का समय का बात किया जाए ना, तो ब्रिटिशर्स का समय का जब बात किया जाए, तो उस समय जो लैंड जो है वो लोगों के पास होता ही नहीं था, बल्कि उस समय जमींदारी सिस्टम हुआ करता था। जमींदारी सिस्टम करने का मतलब क्या, एक आदमी के पास सारा लैंड रहेगा, यानी कि वही ऑनर रहेगा उस लैंड का, और फिर उसके बाद जो है उस लैंड में जो है वो अपने लेबर्स को या वर्कर्स को हायर करेगा, और वही लेबर्स और वर्कर जो है वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, उसी को कहा जाता है जमींदारी सिस्टम। या ये भी होता था कि कुछ दिनों के लिए या 1-2 सीजन के लिए वो लैंड जो है, पार्टिकुलर लैंड किसी टीलर्स को दे दिया जाता था, और वो जो है वहाँ पर कल्टीवेशन करते थे, एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे। और उसके बाद जो भी प्रोडक्शन होता उसका जो रेट होता फिक्स होता है कि आपको जो है इस सीजन में
इस खेत से इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको मुझे देना है, यानी किसको देना है, टीलर्स जो है एक्चुअल टीलर्स है उन्हें देना है, किसको, जमींदार को देना है। यही था जमींदारी सिस्टम पुराने जमाने में। ठीक, तो होता ये था कि जमींदारी सिस्टम जो था, तो लोग जो थे ना, जो एक्चुअल टीलर्स जो थे, यानी कि एक्चुअल जो लेबर्स जो थे, फार्मर्स जो थे, वो जो थे कल्टीवेशन तक करते थे, यानी कि खेत में क्रॉप्स को तो ग्रो करवाते ही थे, लेकिन जो है खेत में मतलब सिर्फ क्रॉप्स ग्रो करवाने से थोड़ी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए, ठीक, अगर आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए तो क्या सिर्फ पढ़ाई मतलब बुक्स किताब ला कर देने से थोड़ी हो जाएगा, थोड़ी आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको अच्छा सही तरह से पढ़ना ही है तो कैसे पढ़िएगा, आज के ज़माने में कम से कम एक मोबाइल फ़ोन तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद ड्रेस भी अच्छा होना चाहिए, थोड़ा मानसिक रूप से भी बीमार नहीं होने चाहिए, बल्कि थोड़ा सा स्वस्थ होना चाहिए, शरीर भी थोड़ा हेल्दी होना चाहिए, तभी जाकर ना आप एजुकेशन सही से ले पाएंगे। बस वही बात था उस समय, कहाँ पर, लैंड्स के बारे में, फील्ड्स के बारे में, यानी कि सिर्फ क्रॉप्स मतलब छीट दिए या उस वहाँ पे जाकर रोप दिए तो उससे सिर्फ जाकर फसल होने वाला नहीं है, उसमें जो है फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, ठीक है, मैन्योर्स चाहिए, इन और वाटर चाहिए इन सही अमाउंट में। इन सभी का जब प्रेजेंस रहेगा सही अमाउंट में, तभी जाकर ना प्रोडक्टिविटी है जो लैंड का वो बढ़ेगा। बस वही बात उस समय नहीं था, लोग जो है उतना सेंसियर तो थे, लेकिन जमींदार से कोई इसका मतलब ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं, जो करना भाई आप अपना कीजिए, ठीक है, हम आपको दे दिए खेती करने के लिए, मुझे बस इतना अमाउंट अब चाहिए तो चाहिए, अब जो करना है कैसे करना है वो हम नहीं जानते सरदार, बाकी आप खुद ही समझदार है। तो यही बात था उस समय, तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन हो गया था। ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर्स के पहले ऐसा बात नहीं था, जमींदारी सिस्टम था, लेकिन थोड़ा सा वैसा बात नहीं था, जैसा हालत खराब हो चुका था ब्रिटिशर्स के आने के बाद, जिसके बाद जो है प्रोडक्टिविटी जो है लैंड का वो और डाउन हो चुका था, और इसी का नतीजा ये था कि फूड को जो है इंपोर्ट करना पड़ा था। कहाँ से, यूएसए से फूड को इंपोर्ट करना पड़ा था। ठीक, अब लैंड रिफॉर्म्स किससे कहा गया है, लैंड रिफॉर्म्स उसे ही कहा गया है जहां पर इक्विटी का बात किया जाता है, जहां पर इक्विटी का बात किया जाता है। ठीक, इक्विटी का बात किया जाने का मतलब क्या, यानी कि जो एक्चुअल ऑनर जो है, जो एक्चुअल टीलर्स जो है, उन्हीं को एक्चुअल ऑनर बनाया जाए लैंड का, वहां पर इक्विटी का, यानी कि जितना भी लोग जो है खेती कर रहे हैं, वो खेती कर रहे हैं तो साथ साथ उनको मालिक भी बनाया जाए, तभी जाकर वो क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात हुआ। यानी कि क्या, यानी कि रुकिए हम आपको और अच्छा तरह से समझाते हैं। यानी कि land reforms were called to bring the equity in agriculture. Just a year after independence, steps were taken to abolish the intermediaries and to make the tillers the owners of the land. ठीक है, जो टीलर्स जो थे उनको ऑनर बनाया गया लैंड का, उसी को बोला गया लैंड रिफॉर्म्स। लेकिन ऐसा हुआ ही तो क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ ताकि लोग जो है, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, थोड़ा सा इनकरेज हो सके, और जब अपनी खेती करने की बारी आएगी, मतलब जाहिर सी बात है कि आप जो है अपने खेत में काम करिएगा। ठीक है, आप जो है अगर अपने खेत में काम करिएगा, वो जानते हैं कि वो खेत जो है मेरा ही है, तो जाहिर सी बात है ना कि उसमें जो है आप अपना बेस्ट दीजिएगा, उसका लैंड को इम्प्रूव करने के लिए अपना दिन रात एक कर दीजिएगा, और जाकर फिर आपका जो है फसल वो अच्छा हो जाएगा। बस इसीलिए ये लाया गया था कि ताकि जो है लैंड का जो फर्टिलिटी रेट है जो अच्छा हो सके, लोग जो है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करें, और प्रोडक्शन जो है फील्ड से वो और अच्छा से बढ़ सके। ठीक है, तो क्यों लाया गया ये लैंड रिफॉर्म, मालूम चल गया। ठीक, अब मेरिट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि जब लैंड रिफॉर्म्स का मेरिट का बात किया जाए तो क्या है, एवोल्यूशन सबसे पहले ये है कि जब इंटरमीडिएटरीज यानी कि जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया, तो लोग जो टीनेंट्स, जो एक्चुअल टीलर्स जो थे लैंड के, लगभग 2 लाख के आसपास में थे, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए गवर्नमेंट के। ठीक है, वो अब फ्री हो गए जमींदारी सिस्टम से, जमींदार से वो फ्री हो गए, एक्सप्लोटेशन से फ्री हो गया, टॉर्चर से फ्री हो गया, क्योंकि अब जो है वो किसके कांटेक्ट में आ चुके थे, गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आ चुके थे। ठीक, अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा ये है कि जब ऑनरशिप यानी कि जो एक्चुअल टीलर्स जो थे उन्हें जब क्या बनाया गया, जब उन्हें एक्चुअल ऑनर भी बना दिया गया उस लैंड का, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर ये हुआ कि लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिला, थोड़ा सा इनकरेजमेंट हुए, थोड़ा सा इनकरेज हुए। ठीक है, क्यों इनकरेज हुए, ताकि जो है आप वो जो है
अपना मर्जी से उस खेत से प्रोडक्शन कर सकते थे, वो अपना मर्जी से उस खेत में इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, ताकि जो है किसका डेवलपमेंट हो सके, ताकि जो है जो क्रॉप्स वो ग्रो कर रहे हैं उस फील्ड में, उस क्रॉप्स का अच्छा तरह से बेहतरीन तरह से ग्रोथ हो सके, उससे जो है उन्हें बहुत सारा फायदा मिल सके। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। तो however it was not implemented perfectly in some areas due to the loopholes in the legislation। यानी कि बात यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ठीक है सही से तो आप ला तो दिए, लेकिन लाने के बाद जो है इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। यानी कि सिस्टम में तो है, लेकिन सिस्टम में रहकर बेचारा काम सही से उसमें हुआ नहीं था। यानी कि पॉलिसी तो बना दी है, लेकिन उस पॉलिसी को पालन भी करना चाहिए ना। अब बिना पॉलिसी को पालन किए हुए पॉलिसी कौन काम का, गजब बात करते हैं। वही हाल हो रहा था उस समय। इन सम एरियाज लैंड ओनर्स देमसेल्फ क्लेम टू बी द एक्चुअल टीलर्स, एंड इफ द टीलर्स गॉट द ओनरशिप ऑफ द लैंड, द poorest of the agricultural laborers, sharecroppers and landless laborers did not benefit from land reforms। यानी कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब ये सिस्टम लाया गया, ये पॉलिसी लाया गया, तो कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा गया कि जो लैंड ओनर जो थे ना, यानी कि जो जमींदार थे, वो बोलते थे क्या, हम खुद ही खेती करते थे भाई, हम खुद ही इसका मालिक बनेंगे। ठीक है, आपका का नाम क्या है, गवर्नमेंट का नाम यही है कि ठीक है जो खेती कर रहा है वही मालिक बनेगा। तो लैंड ओनर करते थे ठीक है, हम खुद खेती करते थे, हम खुद इसमें मेहनत करते थे, अब जो है हम ही इसका ऑनर बनेंगे, या हमको किसी से और मतलब नहीं है, जो है से हम हैं। ऐसा ही बात वो करते थे, कौन, लैंड ओनर करते थे उस समय, ताकि उनका जो जमीन जो है उनसे बाहर न चला जाए, उनसे खिसक कर नहीं चला जाए। ठीक है, उसे अपने पास रखना चाहते थे। ठीक, ये बात हो गया। दूसरा बात यहाँ पर यह आया था कि ये लाया गया था, वो तो बात सही था, लेकिन इससे जो है जो सबसे निचले दर्जे के जो लेबर हुआ करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि बहुत ही पुअर थे, पुअर से भी पुअर थे, उनका बेनिफिट नहीं हो पाता था। उन्हें हमेशा प्रॉब्लम्स का ही फेस करना पड़ता था। उनके पास कोई लैंड उनको मिला ही नहीं था। ठीक है, उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ था, उनका लाइफ जैसों का तैसे हो रह गया था। ठीक, अब बात करते हैं आगे। तो आगे हम लोग लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात तो कर लिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं लैंड सीलिंग के बारे में। कि लैंड सीलिंग का मतलब होता क्या है, क्या होता है, कुछ तो होता है ना, तो जो होता है उसे समझ लेते हैं। लैंड सीलिंग का मतलब बेसिकली होता ये है, हाँ, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पहले मैंने बात किया था शुरुआत में वीडियो में, उसका मीनिंग हम लोग समझ गए होंगे। अब लैंड सीलिंग को भी समझ लीजिए क्या है लैंड सीलिंग का मतलब। लैंड सीलिंग का मतलब ये होता है कि एक आदमी जो है कुछ अमाउंट तक ही या फिक्स अमाउंट तक ही लैंड को जो है वो अपने पास रख सकता है। ठीक है, वो उससे अधिक नहीं रख सकता है। उससे अधिक वो क्या नहीं रख सकता है, तो उससे अधिक वो, हाँ, उससे अधिक जो है लैंड जो है वो रख नहीं सकता है। यानी कहने का मतलब क्या कि आपके पास मान लीजिए 2 कट्ठे या 3 कट्ठा जो लैंड जो है वो फिक्स किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि आप इतना जो है लैंड जो है आप रख सकते हैं। अब इसे या 3 कट्ठा 2 कट्ठा या धूर में समझ लीजिए या डेसिमल में समझ लीजिए, ठीक, 2-3 डेसिमल जो है फिक्स किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब इससे अतिरिक्त जो है लैंड आप अपने पास नहीं रख सकते। ऐसा क्यों किया गया होगा? ऐसा इसलिए किया गया होगा ताकि हर लोगों के पास कम से कम लैंड मिल सके, वो एग्रीकल्चर परफॉर्म कर सके और अपना जो है बेसिक लाइवलीहुड जो है उसे अर्न कर सके और जीवन यापन कर सके। ठीक है, ऐसा मेन मकसद था गवर्नमेंट का उस समय लैंड सीलिंग का लाने का। ठीक, पर्पज यही था टू रिड्यूस द कंसिडरेशन ऑफ लैंड ओनरशिप्स इन अ फ्यू हैंड। यानी कि लैंड का जो ओनरशिप है, लैंड का ओनरशिप मतलब क्या, लैंड का ओनरशिप मतलब क्या, जो मालिक है लैंड का वो कुछ ही लोग सिर्फ न रह सके। ठीक है, कुछ ही लोग लैंड का ऑनर नहीं रह सके, बल्कि सभी लोग जो है, सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ अमाउंट या प्रोपोर्शन लैंड का हो, ताकि जो है सभी लोग ग्रो कर सके, सभी लोग खेती कर सके और उससे जो है क्रॉप्स को जो है सरप्लस अमाउंट में जो है ग्रो कर सके। ठीक, अब इसमें हर्डल्स क्या आया था? इसमें हर्डल्स ये आया था कि द बिग लैंड ऑनर्स चैलेंज, मतलब जो बड़े बड़े जो लैंड ऑनर्स जो थे ना, जब ये नियम लाया गया तो उसे चैलेंज कर दिए कोर्ट में, और इसका जो है मतलब केस कर दिए, मतलब आज के ज़माने में समझिए ना, केस कर दिए और उसको जो है उस समय लाने से वह रोक दिए कि नहीं अभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, अभी लाने में इसमें देरी करिए, इसमें नहीं आ पाएगा, अभी केस मुकदमा चलेगा, कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वही बात होगा, जो अक्सर हुआ करता है। अब इसका उन्होंने फायदा ये उठाया कि इम्प्लीमेंटेशन का जब
डिले हो गया, लेट हो गया, यानी कि इम्प्लीमेंट होने में ये पॉलिसी लेट हो गया, तो उन्होंने जो भी लैंड जो उनके नाम पर था ना, वो अपने क्लोज मतलब नज़दीकी रिश्तेदार के पास ले जाके और उसका रजिस्टर करवा दिए लैंड का। ठीक है, ऐसा हुआ क्या, हुआ यही कि वो लैंड जो है उन्हीं के पास ही न रह गया। अब हम आपके रिलेटिव है तो जाहिर सी बात आपके नाम पर जो है हम लैंड जो है वो ठीक है रजिस्टर करवा देते हैं। ठीक, तो मेरा जो लैंड है कहाँ गया, आप ही के पास न गया। क्यों, क्योंकि आप मेरे क्लोज फ्रेंड है, क्लोज रिलेटिव है, इसलिए। तो यही बात हुआ था उस समय। ठीक, अब लैंड रिफॉर्म्स दे यूज टू डिले, वही बात हो गया, दे यूज टू डिले द रजिस्ट्रेशन। किस लिए, इसलिए मतलब दे यूज दिस डिले टू रजिस्टर देयर लैंड्स इन द नेम्स ऑफ देयर क्लोज रिलेटिव्स। ये बात क्लियर है, दैट्स इट। अब आगे हम लोग ये समझते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स वे सक्सेसफुल in Kerala and West Bengal because these states had government committed to the policy of land to the tiller। यानी कि किसानों ने बहुत सारा प्रॉब्लम्स को फेस किया था। ठीक है, बहुत जगह के किसानों ने बहुत सारा प्रॉब्लम्स को फेस किया था। तो वो अक्सर हमेशा एक शायरी बोला करते थे, या बहुत लोग जो है हमेशा किसानों पर एक शायरी बोला करते थे, या अभी भी बोला करते हैं कि किसी को रुला कर कोई कभी हंस नहीं पाया, किसी को रुला कर कोई कभी हंस नहीं पाया, या यही विधि का विधान है जिससे आज तक कोई समझ नहीं पाया। यानी कि प्रॉब्लम्स तो आई किसानों के पास, लेकिन हमेशा वो मोटिवेटेड रहें, इंस्पायर्ड रहें। ठीक है, वो अपना काम जो है करते रहें, क्योंकि उनको लगता था, किसानों को लगता था अक्सर कि जो है कभी ना कभी जाके ये चीज़ सुधरेगा, कभी ना कभी। अभी हम लोग जो हंस रहे रो रहे हैं वो सब कुछ ही समय के लिए, कुछ समय बाद ये सब चीज़ बदलेगा, सब चीज़ सही होगा। और ऐसा हुआ भी, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा हुआ भी, जो भी लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज़ लाया गया उन पॉलिसीज़ को सही से इम्प्लीमेंट किया भी गया। ठीक है, जैसे में केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ के जो गवर्नमेंट जो थी वो कमिटमेंट जो की थी उसे पूरा भी की। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा हर जगह नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे किसके बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। बहुत बार सुने हैं नाम इसका, शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, 8, 9, 10th में भी सुने हैं, अब चलिए 11th में भी सुने हैं और 12th में पढ़ ही लेते हैं। बट बहुत हो गया इंतजार, अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।